गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। तो हमने पीछे पढ़ा बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता है बेटा? फोर्स को डिफाइन करता है, साथ में इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। तो इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब बेटा न्यूटन का सेकेंड लॉ होता क्या है? जैसे मान लो बेटा हमने लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा है, पी कितना होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो ना प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक। जब बेटा हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में क्या आएगी बेटा? चेंज। डायरेक्शन में भी आ सकती है, मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो मोमेंटम में भी क्या आएगी बेटा? चेंज आएगी। क्लियर? तो ध्यान दो, अगर हम जो फोर्स लगाते हैं, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, हमने उसी तरफ को फोर्स लगाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज करे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। और अगर हम जिस तरह का ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज। तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जिस तरफ को हम फोर्स लगा रहे हैं मोमेंटम में चेंज भी उसी तरफ को आ रही है। मतलब अगर हम फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो मोमेंटम उसका इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब जो मोमेंटम में चेंज आ रही है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो मोमेंटम डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर तो मोमेंटम भी डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब तो जो मोमेंटम में जो चेंज आएगी बेटा किस डायरेक्शन में आएगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी वही बोलता है बेटा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? फोर्स कितनी अप्लाई की आपने, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी या ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। आपने बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करी उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जो चेंज आएगी बेटा मोमेंटम में, एंड दिस चेंज जो मोमेंटम में चेंज है किस तरफ को आएगी? टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की होगी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगी। मतलब अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई की हो तो मोमेंटम इंक्रीज करेगा। अगर फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की होगी तो मोमेंटम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ है बेटा। मतलब लग गया इसका? According to this law, the rate of change of a time rate of change बोल सकते हैं आप, change of linear momentum of a body is directly proportional to external force applied on the body, and this change मतलब जो momentum में change आएगी all takes place always in the direction of applied force। मान लो बेटा suppose m क्या है बेटा? mass of a body, और v क्या है बेटा? velocity of a body। तो linear momentum of the body कितना आएगा बेटा? P इज इक्वल टू एम मास इंटू वेलोसिटी। इतना लीनियर मोमेंटम होगा। मान लो बेटा जो बॉडी है जिसका मोमेंटम इतना है उसके ऊपर हमने कितनी फोर्स अप्लाई की? F। लेट F इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। वो भी किस तरफ को बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में। तो अब जब मोशन की डायरेक्शन में उसका मोमेंटम क्या करेगा? इंक्रीज। तो मान लो बेटा डेल्टा P, मतलब मान लो पहले मोमेंटम P1 था, बाद में जब फोर्स अप्लाई तो मोमेंटम P2 हुआ। देन व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम? P2 माइनस P1, और इसी को क्या लिखते हैं बेटा हम? डेल्टा P। ठीक है। तो हमने उसको डेल्टा P ही मान लिया। तो हमने क्या मान लिया कि F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स, और वो भी किस तरह? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब उस मोशन की डायरेक्शन तो उसको मोमेंटम में चेंज आएगी बेटा, मतलब इंक्रीज करेगा। तो कितने मान लिया हमने? डेल्टा P। स्मॉल चेंज इन लीनियर, LM लिख रहा हूं बेटा मैं, लीनियर मोमेंटम आपने पूरा लिखना है। स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन स्मॉल टाइम, डेल्टा T। मान लो डेल्टा T में इतनी चेंज आती है लीनियर मोमेंटम। तो डेल्टा T में इतनी चेंज आती है बेटा, तो एक यूनिट टाइम में कितनी चेंज आएगी? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी कितना आता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। मतलब एक यूनिट टाइम में जो चेंज आती है लीनियर मोमेंटम में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने मान लिया बेटा डेल्टा P है स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इन स्मॉल टाइम, डेल्टा T। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना आएगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब बेटा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या? वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या है बेटा कि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स।
और अप्लाइड फोर्स कितनी मानी हमने, एफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, वो हमने कितनी मानी, एफ। और हम इसको इधर से ऐसे भी लिखते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और बेटा हम एफ इज इक्वल टू लगाते हैं तो के क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब बेटा एफ आ गया, एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब बेटा हम लिमिट लेंगे यहाँ पर, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देन अबव इक्वेशन आपने लिख लिया यहाँ पर, देन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हमें पता है बेटा देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, तो हम जब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या लिखते हैं बेटा इसको, डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देन अबव इक्वेशन ये कैन बी रिटन एज एफ इज इक्वल टू के, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को डी पी बाई डी टी। जैसे हमने पहले भी तो लिखा था बेटा, हमने लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या लिखते थे हम, डी एक्स बाई डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा, तो डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पर ये है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम, के क्या है, डी पी बाई, मतलब एफ इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी। और बेटा ध्यान देना है, इन बोथ एसआई एंड सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में हम एफ के वैल्यू को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं ताकि के की वैल्यू कितनी आए बेटा हमारे पास, 1। इन बोथ एसआई एंड सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ एफ इज सिलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू 1 है बेटा यहाँ पर, के 1 भरो यहाँ पर, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, डी बी बाई डी टी। तो ये भी याद रखना बेटा आपने, जो फोर्स होती है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि के की वैल्यू वही है प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी के वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम यहाँ पर, 1। तो अब P की वैल्यू पुट करो बेटे, यहाँ P कितना होता है, लीनियर मोमेंटम, कितना है लीनियर मोमेंटम, m इंटू वी, तो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, P की जगह क्या लिखा है, m इंटू वी, m तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, डी वी बाई डी टी। तो ये डी वी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, m इंटू ए, तो ये आ गया बेटा, मतलब फोर्स जो है हमारे पास वो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आती है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू दिस फोर्स, ये वेक्टर फॉर्म है। और जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और उसकी जो डायरेक्शन है किस तरफ को आएगी, जिस तरफ को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ को वेलोसिटी में जो चेंज आती है उस तरफ डीवी बाई, मतलब जिस तरफ को वेलोसिटी की डीवी मतलब जो वेलोसिटी चेंज होती है उस तरफ को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, मतलब डेल्टा वी की तरफ को, मतलब चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होती है। तो पता लग गया, फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड में लेंगे बेटा तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये था बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या दे रहा है बेटा, F इज इक्वल टू m इंटू ए, एक रिलेशन दे रहा है जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी। फोर्स कितनी आएगी बेटा, m इंटू ए, और इसके डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशन ऑफ F कितने आ जाएंगे बेटा आपके पास, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास के क्या होते हैं बेटा m, और एक्सेलरेशन के lt माइनस 2, तो कितने बन जाएंगे फोर्स के, m lt माइनस 2। these are the dimensions of force। तो ये तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखा हमने न्यूटन को जो फर्स्ट लॉ वो फोर्स को डिफाइन करता है, लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स को क्या कर रहा है बेटा, मेजरमेंट कर रहा है, फोर्स की क्या कर रहा है, मेजरमेंट। ठीक है, इस फार्मूले से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। अब बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, जैसे एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, एक मास है 3 किलोग्राम का है, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है बेटा, हमें नहीं पता कितनी है, वो कैलकुलेट करेंगे उसको। इट्स स्पीड, जब फोर्स एक्ट कर रही है बेटा 3 किलोग्राम मास के ऊपर, तो इट्स स्पीड चेंज फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 से 3.5 मीटर पर सेकेंड में चेंज होती है। कितना टाइम ले रही है, 25 सेकेंड। तो हमने एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज, जो डायरेक्शन है मोशन की वो हमेशा उसी तरफ को रहे, उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब सेम। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बेटा फोर्स किसके ऊपर लग रही है बेटा, मास कितना है 3 किलोग्राम है बेटा, जब इसके ऊपर फोर्स लगी तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड थी, किसमें चेंज होगी फिर वो 3.5 में, तो u इतनी है इनिशियल स्पीड, और कितने में चेंज होगी 3.5 मीटर पर सेकेंड में चेंज होगी। टाइम कितना लिया बेटा 25 सेकेंड।
तो बेटा v पता है, u पता है, v पता है, टाइम पता है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। वही फार्मूला बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u को इधर ले आओ, v माइनस यू, तो टाइम कितना आएगा बेटा, या एक्सेलरेशन अपॉन टी। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो कितना आएगा बेटा ये 3.5 माइनस 2 अपॉन 25। 3.5 में से 2 गया बेटा 1.5 अपॉन 25। तो ये पॉइंट हटाएंगे बेटा 15 अपॉन 2 50। तो 5 से 5 से 15 25 जीरो। तो कितना आएगा 3/50। 3/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी एक्सेलरेशन आ गई बेटा बॉडी के पास। और बेटा जब हमें एक्सेलरेशन पता लगी तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास कितना है बेटा 3 किलोग्राम है। 3 गुणा एक्सेलरेशन इतने 3/50 ये आ गया बेटा। तो कितना बन जाए 9 इंटू 50, सॉरी 9/50। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.18। और बेटा इसके जो यूनिट होते हैं न्यूटन, हम कल जो नेक्स्ट वीडियो को उसमें बताऊंगा बेटा इसके यूनिट्स। डायमेंशन तो बता दिया आपको फोर्स के, अब यूनिट्स इसमें बेटा 2 टाइप के यूनिट होते हैं, ग्रेविटेशनल और एब्सोल्यूट। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फिलहाल आपने याद रखना क्या होते हैं इसके फोर्स के यूनिट इतने, ऐसे यूनिट में मतलब न्यूटन, इतनी फोर्स लगेगी बेटा। तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा यहाँ पर। जैसे ये है एक कार है बेटा जिसका मास कितना है 1000 किलोग्राम। तो मास कितना पता लग गया आपको, मास इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। और मूविंग विद स्पीड, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है कार 10 मीटर पर सेकंड। इसको u मान लो बेटा, u कितना है इतना। अंडर ए फोर्स एक्टिंग अंडर फोर्स ऑफ एक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है बेटा 1000 न्यूटन। और साथ में रिटार्डिंग फोर्स भी लग रही है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब उसके मोशन को अपोज भी कर रही है 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। और फ्रिक्शन जो चैप्टर है इसके तुरंत अगला चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे उस टाइम। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। तो कितना मास है बेटा कार का 1000 किलोग्राम है। इन कितनी स्पीड से मूव कर रही है वो इतनी से। और हमने कितने समय बाद वेलोसिटी निकालनी है बेटा उसकी 5 सेकंड बाद। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है बेटा, एक तो बस मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन लग रही है, और अपोजिट डायरेक्शन जो टायर और ग्राउंड के बीच में होगी जो रिटार्डिंग फोर्स है कितनी न्यूटन है बेटा 500 न्यूटन। तो बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन नेट फोर्स कितनी लग रही है 1000 माइनस 500। तो ध्यान देना m इज इक्वल टू मास ऑफ द कार दिया इतना, u इतना है, टाइम कितना टाइम बाद वेलोसिटी निकालनी है बेटा 5 सेकंड बाद। तो नेट फोर्स कितनी लग रही है बेटा 1000 अगली तरफ को और 500 पीछे को। तो नेट फोर्स कहाँ लग रही है बेटा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन 1000 माइनस 500 500, मतलब नेट फोर्स इतनी लग रही है बेटा 500 फोर्स से वो आगे मूव कर रहे हैं। अब बेटा हमें नेट फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन कितनी आती है बेटा हमें F अपॉन m, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू m इंटू है। तो a कितना है बेटा F अपॉन m। फोर्स पता है बेटा कितनी है नेट फोर्स 500 अपॉन मास कितना है 1000 किलोग्राम। तो ये कट जाएगा बेटा 5/10। तो 1 और 2 1/2 या 0.5 भी लिख सकते थे। 1/2 मतलब क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमने निकालना है, u कितना 10 है, a हमें आ गया 1/2 इंटू t कितना बेटा 5 सेकेंड। तो 2 से बेटा 5 गया तो 2.5, तो 10 प्लस 2.5 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कार। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से बेटा हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। तो किसने मेजरमेंट की बेटा फोर्स की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया है और न्यूटन का सेकंड लॉ ने फोर्स को मेजर किया है। क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा आपको एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर हो बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।